नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये जो हफ्ता है या आप कह सकते हैं आने वाले जो 4-5 दिन हैं, ये हिंदुस्तान की सियासत में बहुत अहमियत रखते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीक है इंडियन पॉलिटिक्स में, क्योंकि ये जो हफ्ता है, आने वाले जो दिन हैं, ये तय करने जा रहे हैं कि 2024 का जो सुपर फाइनल है उसमें क्या होने जा रहा है। या आप यूँ कहें कि जो पहली तस्वीर है, पहला जो संकेत है, सिग्नल है, वो इस हफ्ते आपको मिल जाएगा। और इस हफ्ते आपको ये भी पता लग जाएगा कि मौजूदा सियासत में मोदी जी कहाँ खड़े हैं, कितने पानी में हैं, और राहुल गांधी यानी जो विपक्ष है वो कितने पानी में है। और क्या विपक्ष यानी राहुल गांधी एंड पार्टी, मैं समूचे विपक्ष को जोड़ रहा हूँ, क्या वो स्थिति में है कि नरेंद्र मोदी को हरा सके। इसलिए ये हफ्ता इंपॉर्टेंट है क्योंकि कर्नाटक के रिजल्ट्स आने जा रहे हैं। आज 8 तारीख है, आज चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। 10 तारीख 2 दिन बाद जो है वो वोटिंग है, और 13 मई, जी हाँ, इसी 13 मई को नतीजा आ रहा है। और मैंने कहा ना, ये तय करेंगे मोदी की ताकत, विपक्ष की ताकत, राहुल की ताकत तय करने जा। अब दोस्तों, ये जो 13 मई है, इसको लिटमस टेस्ट माना जा रहा है मोदी और राहुल गांधी के बीच में, या यूं कहें बीजेपी और अपोजिशन के बीच में लिटमस टेस्ट की ताकत का अंदाज़ा लगेगा। और खासकर पोस्ट अडानी के बाद, अडानी कांड के बाद मोदी पर जो व्यक्तिगत आरोप लगे कुछ बहुत ही संगीन भ्रष्टाचार को लेकर, या यूं कहें कि हिमाचल मोदी हार गए, दिल्ली में एमसीडी हार गए, कई बाई इलेक्शन बीजेपी इधर लूज करी, उसके बाद ये पहला टेस्ट है। और ये टेस्ट जो है एक शुरुआत है 2023 और 24 की। अब 3 ही परिस्थितियां हो सकती हैं, विन या फिर ड्रॉ या फिर लूज, यानी कोई जीतेगा, बराबर होगा, या हारेगा। और अगर बीजेपी जीतती है, बीजेपी विन करती है, जाहिर तौर पे कांग्रेस की हार है। और अगर कांग्रेस जीतती है तो फिर बीजेपी, मोदी जी की हार है। और ऐसा भी हो सकता है कि मैच बराबर हो जाए, हंग असेंबली हो जाए। अब जो भी स्थिति है, मैं चाहूँगा पहले एक आप तस्वीर देखिए। इस तस्वीर को बड़ा गौर से देखिएगा, क्योंकि कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस तस्वीर में छुपा हुआ है। अब दोस्तों, इस तस्वीर में मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज से, और ये जो साहब है जिनको मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, इनकी बॉडी लैंग्वेज से एक आपको अंदाज लग गया होगा कि ये बहुत ही खास आदमी हैं मोदी जी के। आप कह सकते आंख और कान हैं मोदी के दक्षिण भारत में, कर्नाटक में। इनका नाम है बी श्रीरामुलु। और ये जो मुलु साहब हैं, ये दरअसल बहुत ही ताकतवर मंत्री भी हैं कर्नाटक में, भाजपा की तरफ से ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। और जाहिर तौर पर कर्नाटक और दिल्ली के बीच में एक संपर्क सूत्र भी आप इनको कह सकते हैं, और हर खबर पर इनकी नज़र रहती है। अब ये एक इंटरव्यू में TV 18 को, अंबानी साहब के चैनल में इंटरव्यू में, ये गलती से कह लीजिए या अचानक इनकी ज़ुबान से निकल गया कि बीजेपी हफ्ते भर पहले 70-80 सीटों पर खड़ी थी, यानी बीजेपी को सिर्फ 70 सीटें मिल रही थी। ये मुल्लू साहब बोल गए, मोदी जी के सबसे खास आदमी। लेकिन इनका ये कहना है कि ये जो 70 सीटों पे बीजेपी खड़ी थी, 70-80 सीटों पे, अचानक जो ये बजरंग बली का मुद्दा आया, और जिस तरह से मोदी जी ने और अमित शाह ने इस मुद्दे को उठाया, तो इनका ये कहना है कि अब बीजेपी की स्थिति 100+ है, 100+। मैंने सिर्फ इनकी बात इसलिए बताई, ये नहीं कि इनकी हर बात पे यकीन कर लिया जाए। मैंने ये बयान इसलिए आपको पढ़वाया कि बीजेपी कहाँ खड़ी थी हफ्ते भर पहले, 70 सीटों पर। और ये कौन कह रहा था? मोदी का राजदार कह रहा था। ये कौन कह रहा था? मोदी का मंत्री कह रहा था। अब कर्नाटक में ही चुनाव हो रहा है, और कर्नाटक में ही आपने मोदी के राजदार को सुना, 70 सीटों पे बीजेपी खड़ी थी। अब आप मोदी जी के सबसे बड़े राजदार को सुनिए, और सबसे बड़ा राजदार हिंदुस्तान में या इस दुनिया में मोदी जी का कौन है? सबसे बड़ा राजदार, सही पहचाना आपने, यही साहब है। अब इनको भी सुन लीजिए आप, चाणक्य को, मोदी के, ये क्या कह रहे हैं। उन्होंने तुष्टीकरण कर वोट कंसोलिडेशन के लिए ये प्रयास किया, मगर जब कंसोलिडेशन के लिए कोई एक प्रयास करता है तो कंसोलिडेशन एक और का नहीं होता है। शायद कांग्रेस वालों के गणित में ये नहीं रहा। अब दोस्तों, अमित शाह यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जिस तरह से बजरंग दल को बैन करने की बात मैनिफेस्टो में लिखी, तो
कांग्रेस जो है वो माइनॉरिटीज़ के वोट को कंसोलिडेट करना चाह रही थी, खासकर मैसूर रीजन की तरफ जहाँ जेडीएस से फाइट ज़्यादा है। अब उनका ये कहना है, हालांकि उन्होंने कहा नहीं साफ तौर पे, लेकिन इशारा ये था कि हम भी फिर कंसोलिडेट कर रहे हैं वोट, और उनका इशारा 80% मेजॉरिटी की तरफ है, यानी ध्रुवीकरण, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण। और इस ध्रुवीकरण के जो सबसे बड़े आज की तारीख में पोस्टर वो हैं बीजेपी के, वो ये साहब है, राजा सिंह, योगी के चेले हैं, और इस वक्त कर्नाटक में इन्होंने हुंकार भर रखी है हिंदुओं के नाम पे। सुनिए जरा। कांग्रेस यहाँ पर आ गई तो समझो, जो भी हिंदुत्व का कार्य करेगा, जो अपने आप को हिंदू कहेगा, समझो वो रिक्स में रहेगा। अब दोस्तों, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल का नाम मेंशन करके लिखकर गलत किया, सही किया। मुझे लगता है ये जो इस वक्त जो विवाद है, इसको अगर 13 मई के बाद अगर हम लोग डिस्कस करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन एक चीज़ हमें आपको स्वीकार करनी चाहिए कि कहीं ना कहीं इस मैनिफेस्टो में जो नाम आया उसको कैश करके ले गए मोदी और शाह, और उन्होंने जिस तरह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को तेज किया, हिंदू मुस्लिम राजनीति को एक आप कह सकते हैं माहौल गर्म कर दिया। अब ये देखना होगा कि क्या 70-80 सीटों पे जहां बीजेपी हफ्ते भर पहले खड़ी थी या 10 दिन पहले खड़ी थी, उससे बीजेपी कितना आगे बढ़ती, इस ध्रुवीकरण का कितना फ़ायदा बीजेपी को मिलता है। और मुझे लगता है कोस्टल कर्नाटका में तो बीजेपी स्ट्रांग थी, इसलिए बेंगलोर का जो रीजन है, बेंगलोर के चारों तरफ का जो क्षेत्र है, उस पर कंसंट्रेट मोदी करना चाह रहे हैं। और वहाँ जो भ्रष्टाचार की बयार बह रही है बीजेपी के विरोध में, उसको काउंटर करने के लिए लंबे लंबे रोड शो और रैलियाँ मोदी ने करी, क्योंकि वो चाहते हैं कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की आग को किसी तरह से और गरमाया जाए। दोस्तों, इन 8-9 वर्षों में हमने देखा है कि मोदी जी हर इलेक्शन में जो भी उन पर आरोप लगते हैं, एलिगेशंस लगते हैं, उन पर इल्ज़ाम लगते हैं, उनको बहुत ही खूबसूरती के साथ, बड़े सलीके से वो विक्टिम कार्ड में तब्दील कर देते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने कोशिश तो करी विक्टिम कार्ड खेलने की, लेकिन कर्नाटक में बीजेपी पर भ्रष्टाचार के इतने संगीन आरोप हैं, महंगाई के, बेरोजगारी के इतने संगीन आरोप हैं कि मोदी जी के पास ज़्यादा कुछ कहने को है नहीं। और इन सब के बीच में चाहे वो जितना तापमान सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का, हिंदू मुस्लिम राजनीति का जितना भी टेम्परेचर बढ़ा दें, कांग्रेस के लिए अच्छी खबर ये है कि जितने भी ओपिनियन पोल हैं, वो चाहे गोदी मीडिया के हों या हिंदी न्यूज़ चैनल्स के हों या अखबारों के हों, जहाँ पर वर्चस्व है इस मोदी सरकार का, जितने ओपिनियन पोल हैं, ज़्यादातर ओपिनियन पोल ने कांग्रेस को एज दी, एज ही नहीं, कंफर्टेबल लीड दी है। अब दोस्तों, एबीपी का मैंने आपको ये ओपिनियन पोल, ये फाइनल ओपिनियन पोल इसलिए दिखाया क्योंकि एबीपी पिछले कई महीनों से कर्नाटक पर लगातार सर्वे कर रही है सी वोटर के साथ। और वैसे भी गोदी मीडिया का ही एक पार्ट है, एबीपी कह लीजिए, सी वोटर कह लीजिए, जिसके बारे में परसेप्शन है कि मोदी जी बीजेपी के ज़्यादा क्लोज है सी वोटर। तो मुझे लगा कि उन्हीं के आंकड़े मैं आपके सामने रख दूँ। वैसे भी ये जो आंकड़े हैं कमोबेश इसी तरह के आंकड़े बाकी ओपिनियन में भी हैं। तो कांग्रेस 110 से 122, और अगर 122 के ऊपर जाती है तो हो सकता है कि सरकार उसी की बने, और ऐसी सरकार मजबूत बने जिसको अमित शाह गिरा ना पाए। लेकिन यहाँ पर बीजेपी को देखना होगा कि बीजेपी क्या 85 के ऊपर जाती है, 85 के ऊपर जाती है, जैसा कि मोदी जी के राजदार कह रहे थे कि 70 पर बीजेपी खड़ी है। अगर वहाँ से 85 से बढ़कर वाकई 100+ जाती है, और ये जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हुआ उसका फ़ायदा अगर उसको मिलता है, तो ये असेंबली जो है इस बार हंग हो सकती है, और तब आप कह सकते हैं कि एडवांटेज हमेशा। लेकिन इसका मुझे चांसेस बहुत कम लगते हैं। और एक बार अडानी साहब के चैनल को देख लीजिए, एनडीटीवी जो उन्होंने खरीद लिया। एनडीटीवी का कहना है कि वाकई बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी की सरकार के खिलाफ बहुत ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। सत्ता विरोधी लहर इतनी ज़्यादा है करप्शन को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, कि मोदी जी का जीतना बड़ा मुश्किल लग रहा है। कोई चमत्कार ही उनको 13 मई को शनिवार के दिन जिता सकता है। अब अगर अडानी साहब के चैनल को देखें, एनडीटीवी को देखें, तो एनडीटीवी और CSDS अगर इसका जो सर्वे है उसमें ये कहा गया है कि 51% लोग कर्नाटक में ये मानते हैं कि मोदी सरकार, डबल इंजन की सरकार जब से वहाँ पर आई है, बीजेपी की सरकार, एक भ्रष्टाचार बड़ा है, करप्शन बड़ा है,
और इसलिए बढ़ा है क्योंकि बेंगलोर में जगह जगह सड़कों पर चीफ मिनिस्टर के पोस्टर लगे, उनको पेसीएम कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात यह कि 41% लोगों का मानना है कि जब से बीजेपी सरकार आई है 2019 में, तो ये भ्रष्टाचार और भी ज़्यादा बढ़ गया है। 28% लोग मानते हैं कि बेरोज़गारी उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। 25% लोग मानते हैं कि गरीबी ने उनको बेहाल कर रखा है। और 61% लोग मानते हैं कि वाकई एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है, यानी सरकार ने कुछ भी नहीं किया। मोदी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने कुछ नहीं किया। और कुछ लोग तो कहते हैं डबल इंजन का मतलब है दिल्ली का इंजन झूठ और बेंगलोर का इंजन लूट। अब दोस्तों, भ्रष्टाचार और बेरोज़गारी और महंगाई, इन सब के बीच, इस बदहाली के बीच में मुझे लगता है जो गेम चेंजर, असली गेम चेंजर जो कांग्रेस के लिए है वो ये है कि जो 5 गारंटीज़ जो कांग्रेस ने दी हैं वो एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है, और जिसको लेकर लोगों को लगता है कि हाँ, एक सरकार है जो कुछ ना कुछ उन्हें दे रही है, जो डिलीवर कर रही है। और ये जो 5 गारंटी हैं, इसमें 2000 रुपये पर मंथ जो हैं वो महिलाओं के लिए हैं। एक युवा निधि है, बेरोज़गारों को हर महीने एक बेरोज़गारी भत्ता 3000 रुपये के आसपास देंगे पर मंथ जो यूथ हैं। उसके अलावा 10 kg ऑफ राइस जो बीपीएल परिवार हैं। फिर 200 यूनिट बिजली फ्री है, ये एक बहुत बड़ी राहत है इस दौर में। और सबसे बड़ी चीज़ जो महिलाओं के लिए उन्होंने किया है, सब महिलाओं को कर्नाटक की बसों में फ्री जर्नी बिना टिकट। अब ये एक गेम चेंजर ऐसा है जहां लोगों को लगता है कि चलो भाई, जितनी लूट खसूट हुई, जो भ्रष्टाचार हुआ, कमीशन लिया, बदहाली है, कोई विकास नहीं हुआ, लेकिन अब कुछ मिलने वाला है। और राहुल गांधी ने एक चीज़ कही है कि अगर सरकार उनकी आती है तो पहली कैबिनेट मीटिंग में जो पहला ऑर्डर होगा, डिसीजन होगा, फैसला होगा, वो ये 5 गारंटी होगी। तो इसका एक बहुत बड़ा असर है। और यहीं पर जो ओपिनियन पोल्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, 110, 120 सीटें जो दिखा रहे हैं कांग्रेस को, उसके पीछे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पहली बार एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो बड़े पैमाने पर पहली ही कैबिनेट मीटिंग में डिलीवरी लेकर आ रही है। ये तो आज का वीडियो था, और मैंने कहा ना कि ये हफ्ता बहुत इम्पोर्टेंट है। कम से कम हिंदुस्तान के जो 2 बड़े नेता हैं, विपक्ष का चेहरा राहुल गांधी और सत्ता का चेहरा नरेंद्र मोदी, इन दोनों की जो एक आप कह सकते हैं जो सियासी ताकत है मौजूदा वक्त में, उसका लिटमस टेस्ट ये वाकई होगा इस शनिवार को। और वैसे भी कभी भी मोदी और शाह और शहनशाह को, इनको अंडर एस्टिमेट ना करिए, खासकर जहाँ पर डबल इंजन की सरकार है, जहाँ सिपाही, दरोगा, कप्तान, डीएम, चीफ सेक्रेटरी से लेकर और देश का कैबिनेट सेक्रेटरी तक, जहाँ सब कुछ मोदी में है, वहाँ थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट ना करिए। ये कुछ भी दांव खेल सकते हैं। बहरहाल देखते हैं क्या होता है, और बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, और मेरी कोशिश रहेगी कि आपको मैं अपडेट करता रहूं। और मैं चाहूँगा कि जो वीडियो है जिसमें मैंने कुछ चीज़ें आपके सामने रखी, इसको शेयर करिए, और ख़ासकर कर्नाटक के लोगों के साथ कि भाई एक्चुअल में ग्राउंड ज़ीरो पे सिचुएशन क्या है। और ये जो रिपोर्ट तैयार की, बहुत लोगों से बात करके आपके सामने लाया हूँ। आपका हौसला है जिसकी वजह से हिम्मत होती है सच बताने की। तो ये आज का वीडियो था। आखिर में मेरी गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से कहिए वो सब्सक्राइब करें, और अगर आपने बेल आइकन जो है उसको क्लिक नहीं किया है तो ज़रूर क्लिक करिए, आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो ये आज का वीडियो था, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।